प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीएसआर फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आपके लिए आज लेके आया हूं आपकी जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसमें फिजिक्स विषय है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मगर वीडियो शुरू करने के पहले एक बात कहना चाहता हूं मेरे 11वीं क्लास के बच्चों से कि प्लीज़ हमारे चैनल की जानकारी 9वीं और 10वीं के बच्चों को भी दे दें ताकि उन तक भी हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो पहुँच सकें, क्योंकि उन तक हमारी पहुँच नहीं हो पा रही है। तो आप लोग प्लीज़ मदद करें, अपने छोटे भाई बहनों को हमारे चैनल की जानकारी जरूर दे दें। देख लेते हैं बच्चों हाफ ईयरली एग्जाम में कैसे क्या प्रश्न आपको तैयार करने हैं। बच्चों, तिमाही परीक्षा में भी मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, बताए थे, और उनमें से बहुत सारे व्यंजक जो रहे प्रॉब्लम्स मैंने उनको सॉल्यूशन भी दिए थे आपको करके। आप वहां जाइए और उन वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि त्रैमासिक और हाफ ईयरली में कोई खास डिफरेंस नहीं रहता। जो कोर्स त्रैमासिक में आता है वो हाफ ईयरली में डेफिनेटली आता है, और हाफ ईयरली त्रैमासिक का फाइनल एग्जाम में आता है। तो मेरे जितने भी वीडियो हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आगे भी। तो आइए देखते हैं आपका जो अभी यहाँ पे मैं लेके बैठा हूँ बच्चों, जीपीएच की प्रश्न बैंक है भौतिक शास्त्र की आपकी 2023 की जो जारी की गई है उसका। तो ये है आपका बेटा ब्लूप्रिंट, ये तो आपको पूरा पता होगा। अच्छा, इसमें कहाँ तक आना है आपको मैंने आपका सिलेबस पूरा बता दिया है कि कितने चैप्टर तक आपके आना है। द्रव्य के तापीय गुण तक आपको पूछा जाना है और ये पूरा सिलेबस है। हालांकि अभी के एग्जाम में बच्चों ये ब्लूप्रिंट जो है ये फॉलो नहीं किया जाएगा एक्चुअल में, क्योंकि हमें केवल इतना कोर्स से पेपर में पूछा जाना है। तो हो सकता है कुछ नंबरों में हेरफेर हो जाए, जैसे कि किसी चैप्टर में अगर जैसे इस चैप्टर की बात करें गति के नियम में केवल 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाने, तो हो सकता है कि 4 नंबर का भी एक आध कोई प्रश्न पूछ ले या 3 नंबर का भी पूछ ले। हालांकि ऐसे पॉसिबिलिटीज ना के बराबर रहेंगी या इक्का दुक्का ही रहेंगी, फिर भी आप लोग तैयारी करके रखें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा जो आज का वीडियो लेसन है। देखें आप लोग यहाँ पे, आप लोग अपनी प्रश्न बैंक अगर आपके पास भी है तो उस प्रश्न बैंक को निकाल लें, उसमें निशान लगा लें। जो जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देखें, सबसे पहला जो चैप्टर है आपका मात्रक एवं मापन, क्योंकि आपके जो इस साल का सिलेबस है उसमें चैप्टर 1 हटा दिया गया है, चैप्टर 2 से बन रहा है। तो सबसे पहले मात्रक मापन में सही विकल्प में ये देख लीजिएगा, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। फिर जैसे ये दूसरा है एक AMU का कितनी वैल्यू होती है, ये भी तैयार कर सकते हैं। बाकी पहला कर लीजिएगा, तीसरा तैयार कर लीजिएगा। देखिए मैं थोड़ा स्पीड में यहाँ पे निकालूंगा वीडियो, क्योंकि बहुत सारा है, बहुत सारा बताना है। तो आप लोग के पास अगर प्रश्न बैंक है तो उसको आप निशान लगा लें उसमें, और इनको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। फिर 5वां वाला देखें, प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक है, ये तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये 7वां वाला मुझसे मिस हो गया है, निम्नलिखित में मूल मात्रक नहीं है, ये तैयार कर लीजिएगा। इनके सॉल्यूशन ये दिए हुए हैं नीचे, आप इसको भी देख लीजिएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं हमारे यहाँ पे खाली स्थान है जो, तो इसमें देखें जैसे तीसरा है ग्रहों तारों आदि की दूरियों को किस विधि द्वारा नापा जाता है। तो किससे नापते हैं बच्चों, ये नापते हैं लंबन विधि से, यहाँ पे लिखा है। फिर 5वां बल का विमीय सूत्र कितना होता है, ये है उत्तर। 7वां है 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 की घात ऋण 9 मीटर होता है। आवेश का विमीय सूत्र तो ये होता है 80। ठीक है, सही जोड़ियों में आपको ये देख लेना है, तीसरा चौथा, ये इनके सॉल्यूशन ये हैं आपके सामने पूरे, आप इसको खुद मैच कर लीजिएगा और आपके पास भी होगी तो मिल जाएंगे। एक शब्द में उत्तर में पारसेक पढ़ लीजिएगा, पारसेक किस राशि का मात्रक है। तीसरा वाला बल के मात्रक न्यूटन को मूल मात्रक के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये है ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकेंड माइनस की 2 पावर। ठीक है, फिर 5वां है मूल राशियां किसे कहते हैं। तो मूल राशियां क्या होती है बेटा, वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं वो मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, जो कि मूल राशियों से मिलकर के बनी हुई होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती। अति लघु त्रि पे अब हम आते हैं, बढ़ते हैं। तो इसमें जैसे पहला नंबर प्रश्न है जो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ मैं, SI पद्धति की मूल राशियां क्या होती हैं, इनके मात्रक। तो बेटा इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्या होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रता, ताप और ज्योति तीव्रता, ये इनके मात्रक भी तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रश्न क्रमांक तीसरा विमीय विश्लेषण के उपयोग कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले आप ये देख लो, ये जो प्रश्न है समीकरण T बराबर 2π√L/G की शुद्धता जांच करना है विमीय विधि से। बच्चों ये प्रश्न मैंने सॉल्व करा चुका हूँ, आप लोगों को पहले बता दिया हूँ, तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर भी इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, मैंने आपको बताया है त्रैमासिक परीक्षा के टाइम पे। फिर तीसरा क्वेश्चन है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, तो ये है, तैयार कर लीजिएगा। फिर चौथा प्रश्न है भौतिक समीकरण इसकी शुद्धता की जांच, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो गया। बात करते हैं अध्याय 3 की सरल रेखा में गति। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव, इनके उत्तर यहाँ पे नहीं दे पा रहा हूँ मैं आपको, आप लोग को ढूंढ लीजिएगा।
छठवां ऑब्जेक्टिव, ये है इनके उत्तर यहाँ पे लिखे हैं। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति, वेग और चाल के मात्रक कैसे होते हैं, तो दोनों के मात्रक एक ही होते हैं बेटा, वेग और चाल के मात्रक जो है एक ही होते हैं, हालांकि ये राशियां अलग अलग हैं मगर मात्रक इनके एक ही होते हैं। फिर एक शब्द में उत्तर देख लीजिएगा, ये लिखा है जैसे नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण कितना होगा, त्वरण ऋणात्मक होते समय स्थिति समय ग्राफ कैसा मिलता है, तो एक कर्व मिलता है हमें, ठीक है, एक वक्र मिल जाता। वीटी ग्राफ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है, तो ये हो गए हमारे 3, इनके उत्तर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ से निशान लगा लें, ये उत्तर देख लीजिएगा ये, ठीक है, ये उत्तर। फिर इसके बाद बात करते हैं हमारे यहाँ पे इस प्रश्न की, परिवर्ती त्वरण की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। परिवर्ती त्वरण क्या होता है, आपेक्षिक वेग की परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। ये ग्राफ जरूर बनाना सीख लीजिएगा, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो बेटा एक्सटी ग्राफ ये है पूरा आपके सामने, एक्स और टी के बीच में किस तरीके से ग्राफ बनता है। फिर यहाँ पे देखें वीटी ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती, सीधी रेखा ये, ठीक है, और एटी ग्राफ में इस तरीके से बनता है त्वरण समय ग्राफ, तो ये तैयार कर लीजिएगा। फिर बारी आती है हमारे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे सारे जो मैं बता दे रहा हूँ आपको उत्तर सहित, मगर आपको तैयार स्वयं कर लेना है। फलन विधि, यहाँ पे फलन लिखा है, इसकी जगह होगा कलन विधि। कलन विधि का उपयोग करके गति के समीकरण आपको व्युत्पन्न करना, तीनों समीकरण। इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को करा दिया है, मेरे पुराने वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे, और अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उनकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। फिर आपको और अच्छे से देखना है बच्चों, तो 11th क्लास की प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। ये हो गया हमारा ये चैप्टर फिनिश। अध्याय 4 समतल में गति। समतल में गति में पहला वाला, निम्नलिखित में से सदिश राशियों का कौन सा समूह है, इसमें से आपको फाइंड करना है, आपको बताना है सदिश राशियों का कौन सा समूह है। तो बच्चों ये बी वाला, त्वरण भी सदिश राशि है, क्षेत्रफल और संवेग तीनों एक सदिश राशियां हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे चौथा वाला है, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने के लिए यदि किसी वस्तु को आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक अधिकतम दूरी तक फेंकना है, जैसे मान लो की बात, मैं यहाँ से एक वस्तु को यहाँ फेंकना चाहता हूँ, तो अगर मैं ऐसी ऊंचाई से फेंकूंगा तो ज़्यादा ऊपर तो जाएगी नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए, इस एंगल से, मतलब 45 डिग्री के एंगल से हमें फेंकना पड़ेगा। कितने डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल, तो उससे क्या है, वो वस्तु बहुत दूर तक जाएगी। यहाँ बोल रहे हैं कितने अंश का कोण होना चाहिए, तो कितने अंश का होना चाहिए बच्चों, ये होगा हमारे 45 डिग्री का, ठीक है। इस टॉपिक के भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यंजक आपको त्रैमासिक परीक्षा में करा दिए हैं, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। उड़ान के समय उच्चतम बिंदु पर किसी प्रक्षेप का त्वरण कितना होता है, उड़ान के समय मतलब बेटा जब एक पिंड को यहाँ से यहाँ उछाला जा रहा है, भेजा जा रहा है, तो एक पॉइंट आएगा जो सब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, तो स्पेस की स्पीड कितनी होगी, ये बोल रहे हैं किसी प्रक्षेप का, त्वरण कितना होगा, तो कितना होगा बच्चों, यहाँ पे ये देखिए 90 का उत्तर है हमारा, सी वाला दे रहे हैं, ये न्यूनतम, ठीक है ना। तो त्वरण क्या हो जाएगा, न्यूनतम, और वेग क्या होगा उसका, स्पीड क्या होगी, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ 11वां देखा, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण कितने अंश का होना चाहिए, तो ये 45 डिग्री का। अब यहाँ पे देखें, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को किस दिशा में फेंकना चाहिए, तो ऊपर की ओर फेंकना चाहिए, ये पूरा लिखा हुआ है ऊर्ध्वाधर। तीसरा तैयार कर लीजिएगा, चौथा तैयार कर लीजिएगा, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन/सेकंड। बच्चों एक चीज़ और बोल रहा हूँ, प्रश्न बैंक में कुछ उत्तरों में मिस्टेक दी हुई है, इसलिए आप लोग अपने उत्तर अच्छे से एक बार मिला लें, मैच कर लें, फिर उसके बाद ही उत्तरों पे जाएं आप। एक शब्द में उत्तर, शून्य सदिश किसे कहते हैं, ये शून्य अदिश लिखा है, यहाँ पे सदिश होना चाहिए। शून्य सदिश किसे कहते हैं, प्रक्षेप क्या होता है किसी सदिश एक ही दिशा में, एकांक सदिश की वैल्यू क्या होती है। फिर द्विविमीय गति के 3 उदाहरण यहाँ पूछ रहे हैं। देखें, शून्य सदिश की डेफिनेशन, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो वो शून्य सदिश कहलाता है, ठीक है ना। यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो फेंके गए पिंड को प्रक्षेप कहते हैं। अरे ये प्रक्षेप की अच्छी डेफिनेशन नहीं है, मैंने अपने पुराने वीडियो में बहुत अच्छे से बताई है। तीसरा क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, सॉरी ये वाला तो है नहीं, पहला तीसरा, एकांक सदिश का इस तरीके से दर्शाते हैं, A0 सदिश A के ऊपर तीर का निशान बटे परिणाम, और यहाँ मॉड के अंदर ए लिख देते हैं। चौथा है अभिकेंद्री त्वरण, तो ये होता है इसका फॉर्मूला, A=V ओमेगा, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये प्रश्न, सदिश योग संबंधित त्रिभुज नियम, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये अपने आप में मजेदार क्वेश्चन है, पूरा बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट है, इसको देख लीजिएगा। एकांक सदिश किसे कहते हैं, आईजे के फॉर्म में इसको आपको दिखाना है, तो ये है इसका। फिर 5वां प्रश्न है, वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की डेफिनेशन। तो आवर्तकाल क्या होता है, आवर्त आने जाने का जो समय वो आवर्तकाल होता है। क्या होता है बच्चों,
ये आवर्तकाल क्या होता है, जब पूरा राउंड लगता है ना, कोई जैसे आप पृथ्वी का आवर्तकाल कितना है 24 घंटे परिक्रमण काल भी बोलते हैं, ये यहाँ से शुरू होकर यहीं पे आके फिनिश हो गई, ये पूरा आवर्तकाल कहलाता है। ये लिखिए डेफिनेशन कि एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय कण का आवर्तकाल कहलाता है। इसे टी से दर्शाते हैं, इसका मात्रक सेकंड है। फिर यहाँ पे देखें ये प्रक्षेप वाला टॉपिक, इसमें आपको उड्डयन काल का व्यंजक, अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक और क्षैतिज परास का व्यंजक ये तैयार कर लेना। यहाँ पे मैं छोटा सा आपको सॉल्यूशन के रूप में दिखाना चाहता हूँ। ये है पूरा, ये है क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई। अब आप ये मत कहिएगा कि सर आप इतने स्पीड में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा लंबा टॉपिक बताना है। और दूसरी चीज़, इनके व्यंजक मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं अपने वीडियो में, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पे भी एक वीडियो मिलेगा आपको, तो उस पर आप जाके ये व्यंजक बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। इसके बाद ये वाला प्रश्न, वृत्तीय गति किसे कहते हैं, इसके लिए अभिकेंद्री त्वरण का आपको सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो अभिकेंद्री त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है A = ये V² = RA या फिर AR, इस तरीके से, ठीक है। ये इसका पक्षांतर कर देंगे, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे ये वाले, तो ये व्यंजक अभी आपके एग्जाम के पहले मैं आपको करा दूंगा, सॉल्व करा दूंगा, तो इनको आप देख लीजिएगा। अभी फिलहाल आप निशान लगा लें, tan इनवर्स 4h/r। फिर यहाँ पे ये वाला व्यंजक है जो 7वां क्वेश्चन है, प्रक्षेप की गति किस कोण पर क्षैतिज परास, ये वाला, तो इसका ये θ = tan इनवर्स 4 प्रूफ करना है। ये मैं आपको दोनों व्यंजक अभी करा दूंगा आपको, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखें आप, ये 10वां क्वेश्चन यहाँ तैयार कर लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि एकांक त्रिज्या के वृत्तीय गति में रेखीय वस्तु कोणीय वेग के बराबर होता है। अरे सीधा सा रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है यहाँ पे, ये V = R⍵, ये तैयार कर लीजिएगा। ये भी बहुत सिंपल है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। अभी आपको केवल प्रश्न बता रहा हूँ। आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या संबंध है। तो ये प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन है जो आपके सामने मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा यहाँ पे आके फिनिश हो गया बच्चों। इसके बाद है गति के नियम टॉपिक आता है। तो गति के नियम में देखें दूसरा क्वेश्चन, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो संवेग में परिवर्तन की दर जो है किसके बराबर होती है, बल के बराबर, ये बोल रहे हैं। तो देखिए ये जो कह रहे हैं संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। कैसे बच्चों, देखें संवेग क्या होता है, किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। अब हम अगर संवेग का परिवर्तन करेंगे बच्चों, तो इसमें क्या आ जाएगा, हो जाएगा ΔP/ΔT, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हो जाएगा m∆V/ΔT। और जो किसी वस्तु का त्वरण होता है वो किसके बराबर होता है, ΔV/ΔT के बराबर होता। मतलब कि यहाँ पे जो ΔV/ΔT है इसकी जगह A आ जाएगा। और न्यूटन का आपने द्वितीय नियम यदि पढ़ा होगा तो F = ma होता है, मतलब ma कितने के इक्वल हो गया, F के। और ये क्या रहा, संवेग में परिवर्तन, ΔP/ΔT, मतलब संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होगी बच्चों, बल के बराबर होगी। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। वेल हमें तो केवल याद करना है। तो संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के। किसी वस्तु के जड़त्व का कारण, जड़त्व मतलब क्या होता है बेटा, जड़ मतलब कि अगर कोई वस्तु बिल्कुल हिल नहीं रही, जैसे दीवार को हम हिला नहीं सकते, नॉर्मली गिरा नहीं सकते, तो उसका जो वजन होता है ना, द्रव्यमान होता है, उसके कारण वो हिलती डुलती नहीं है। तो बेटा जड़त्व का, जैसे एक ट्रक खड़ा है, उस ट्रक को आप हिला डुला नहीं सकते अपने हाथों से, क्योंकि उस ट्रक का जो द्रव्यमान है वो आपके मुकाबले ज़्यादा है, ठीक है। जड़त्व का मेन कारण एक तो बल के ऊपर भी निर्भर करता है, बल किस वस्तु के द्वारा लगाया जा रहा है। अगर एक चींटी एक पहाड़ को गिराने का प्रयास करेगी तो नहीं गिरा पाएगी, ठीक है ना, क्योंकि चींटी के मुकाबले पहाड़ ज़्यादा वजनदार है। तो वही चीज़, तो जड़त्व जो रहता है मुख्य रूप से बच्चों किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पे। मतलब किसी जड़त्व समझते हैं आप, जड़त्व मतलब होता है जड़ क्या होती है, जड़ जो है बच्चों द्रव्यमान के ऊपर फोकस करती है। एक बड़े पेड़ की जड़ भी मजबूत होगी, सीधी सी बात है। परंतु अगर कहीं ये जो पत्ते हैं, इन पत्तों का द्रव्यमान बड़ा हो जाए साइड की डगालों का, तो फिर ये पेड़ की जड़ जो है खोखली हो जाती, गिर जाता है, पेड़ वजन नहीं झेल पाता है, ठीक है। हम सीधा सा बता रहे हैं, जड़त्व का कारण क्या होता है, द्रव्यमान होता है, केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चौथे का उत्तर हो जाएगा ए वाला। राकेट नोदन किस पे आधारित है, तो बेटा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। ये तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला देख लीजिएगा, दूसरा तैयार कर लीजिएगा, चौथा। अब दूसरा देखें, प्रकृति में बल सदैव जोड़े में पाए जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग सॉरी।
प्रकृति में बल कैसे होते हैं, सदैव जोड़े में मिलते हैं। अगर आप किसी वस्तु को बल लगाओगे तो वहां से उसका प्रतिक्रिया बल भी लगेगा। न्यूटन साहब का तीसरा नियम है ये। चौथा है, यहाँ पे दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान है तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से क्या होगा, अधिक होगा। सीधी सी बात है। जैसे मान लो 5 किलो का पत्थर और 2 किलो का पत्थर अपन ऊपर से छोड़ दें नीचे की ओर, तो जो 5 किलो का पत्थर है वो बहुत तेजी से नीचे आएगा क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है। छठवां है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये मालूम है। आठवां कर लीजिएगा, रॉकेट न्यूटन किस पे आधारित है। नौवां देख लीजिएगा, ये है इनके उत्तर भी लिखे हुए हैं। अब दूसरा देखें आप, संवेग का SI मात्रक विमीय सूत्र तीसरा तैयार कर लीजिएगा, छठवां। ठीक है, ये है इनके उत्तर, ये लिखे हुए हैं, आप मिला लीजिएगा इसके। अब यहाँ पे बच्चों जड़त्व की डेफिनेशन तैयार कर लीजिएगा। जड़त्व कितने प्रकार का होता है, संवेग की परिभाषा, बल का SI मात्रक विमीय सूत्र, 1 न्यूटन क्या है, आवेग क्या है, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर घर्षण किसे कहते हैं, इसको देख लीजिएगा। फिर घर्षण के प्रकार, घर्षण से लाभ हानि, घर्षण को कम करने बढ़ाने के उपाय। अब आप बोलोगे सर ये पूरे प्रश्न आप लगा दिए निशान। बच्चों घर्षण पूरा एक टॉपिक है। अब मैं बोल दूं कि घर्षण के आप केवल प्रकार तैयार कर लो तो उससे तो होगा नहीं। घर्षण कितने प्रकार के होते, घर्षण को बढ़ाया कैसे जा सकता है, उसको कम कैसे कर सकते, ये कॉमन सी बात है, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। अब यहाँ एक क्वेश्चन और है, देखिए रोलर को ढकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है। अब देखें, इनने इतना सा उत्तर दे दिया है इसका। अति लघुत्तरीय है, 2 नंबर का है मान रहे, मगर 2 नंबर का है तो उसका ये अर्थ तो है नहीं बच्चों की बिल्कुल शॉर्ट में निपटा दें। देखिए इसका उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये लिखा हुआ है इसमें, ये परीक्षा बोर्ड में दिया है कि रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान क्यों होता। ये पूरा उत्तर देख लें आप, और ये डायग्राम के साथ आपको पिछली बार के पेपर में भी मैंने बताया था किस तरीके से तैयार कर लेना। ये पूरा आपको पूरा लिख देना है इस तरीके से, ठीक है ना। ये पूरा सॉल्यूशन है आपको, तो ये हो गया आपका। फिर संवेग संरक्षण का नियम आपको तैयार करना है ना, तो संवेग संरक्षण का नियम तैयार कर लीजिएगा, ये पूरा आपके सामने है। इसके बाद यहाँ पे ये प्रश्न क्रमांक 5वां देख लीजिएगा, 10 किलोग्राम की वस्तु वाला, और 6वां देख लीजिएगा। तो ये हो गया 5वें का, आप देख लें यहाँ पे, ये पूरा 5वां दिखा रहा है, 6वां यहाँ से शुरू हुआ और ये है इसका पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन। इसके बाद बच्चों कार्य ऊर्जा और शक्ति वाले जो टॉपिक हैं, इसके लिए मैं आपको अगला वीडियो बना के दूंगा, सेकेंड पार्ट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अभी आपको रुक के मैं अगला वीडियो दे दूंगा पार्ट 2 इसका। तब तक आप इतना तैयार कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और 9वीं 10वीं के बच्चों को भी हमारे चैनल की जानकारी दे दें। आप लोग थोड़ा जल्दबाजी मत किया कीजिए क्योंकि मुझे बाकी क्लासों के भी वीडियो अपलोड करने पड़ते हैं, तो प्लीज़ बच्चों थोड़ा धैर्य रखा कीजिए और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोग हौसला दीजिए क्योंकि मैं आपकी लगातार मदद करता रहता हूं और हम देते हैं सही और सटीक जानकारी। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।